नमस्ते दोस्तों, आज सुनिए प्रतिष्ठित हिंदी रचनाकार सुभाष नीरव की लिखी हुई कहानी थके पैरों का सफ़र। हिंदी कथाकार और कवि सुभाष नीरव जी लगभग पिछले 35 वर्षों से कहानी, लघुकथा, कविता और अनुवाद विधा में सक्रिय हैं। प्रस्तुत है कहानी मेरी जुबानी। मैं हूँ सीमा सिंह। शिव प्रसाद एकाएक बम की तरह फूट पड़े। क्रोध से उनका दुबला पतला शरीर कांपने लगा। सामने नीचे फर्श पर दीवार से पीठ टिकाए उनकी बेटी सुषमा, जिसे वो प्यार से बिट्टी कहकर बुलाते थे, बैठी थी और उनके आगे किताबें कॉपियां बिखरी पड़ी थीं। पापा का तमतमाया चेहरा और गुस्सा देखकर वो कांप गई। दफ्तर से लौटे अभी उन्हें कुछ ही देर हुई थी। एकाएक उन्हें क्या हो गया, बिट्टी समझ नहीं पाई, पर अधिक देर भी न लगी उसे पापा के गुस्से का कारण जानने में। अब वो अपना सिर घुटनों में छिपाकर रो रही थी। पति के चीखने चिल्लाने की आवाज़ जब पत्नी के कानों में पड़ी तब वो रसोई में थी और उनके लिए चाय का पानी चढ़ा रही थी। दौड़कर बैठक में आई तो देखा पति बेटी पर बुरी तरह गरज बरस रहे थे। तो ये गुल खिलाए जा रहे हैं, पढ़ाई लिखाई के बहाने इश्कबाजी हो रही है, प्रेम पत्र लिखे जा रहे हैं, क्यों बोलती क्यों नहीं? उनका जी हो रहा था बढ़कर लगाएं दो चार हाथ, लगा दें अक्ल ठिकाने पर हांफते हुए वो दूर खड़े खड़े ही चिल्लाते रहे। यही सब रह गया था देखने को। बुढ़ापे में बाप की इज्जत को बट्टा लगाने जा रही हैं साहिबजादी। अब उन्होंने अपनी नज़रें बेटी पर से हटाकर पत्नी पर गड़ा दी। तुम्हें भी कुछ खबर है क्या हो रहा है इस घर में? क्या करती रहती हो सारा दिन? पत्नी हक्का बक्का थी। इससे पहले कभी उसने पति को इस प्रकार गुस्से में नहीं देखा था। बाहर के लोग जब थू थू करने लगेंगे तभी तुम्हें पता चलेगा। देखो देखो तुम्हारी लाडली बिटिया क्या गुल खिला रही है। और उन्होंने कागज़ का एक पुर्जा पत्नी की ओर बढ़ा दिया। स्कूल की कॉपी के लाइनदार पन्ने पर लिखा ये एक प्रेम पत्र था, जो शिव प्रसाद को उस वक्त हाथ लगा जब वे बिटिया की एक किताब उठाकर उसे यूं ही उलटने पलटने लगे थे। पत्र पढ़कर भीतर एक भभूका सा उठा था आग का। गुस्सा काबू से बाहर हो गया था और वो बिट्टी पर बरस पड़े थे। पत्र पढ़कर पत्नी भी आग बबूला हो गई। हे भगवान, इज्जत मिट्टी में मिलने को तैयार है और बेखबर है। वो लड़की की ओर शेरनी की तरह झपटी। उसका दायां हाथ लड़की के खुले हुए बालों की ओर तेजी से बढ़ा। बालों के खिंचते ही लड़की की ज़ोरों से चीख निकल गई। सुबह शाम श्रृंगार पट्टी करने का राज अब समझ में आया। तभी कहूँ, हर समय आईने के आगे से महारानी का मुंह हटता क्यों नहीं था? हाथ में लड़की के बालों का गुच्छा अभी भी था और लड़की अपने बालों को माँ के मजबूत हाथ से छुड़ाने का भरसक प्रयत्न कर रही थी। कमबख्त को ज़्यादा ही जवानी चढ़ी है, इश्क का फितूर जागा है। जाने कब से चल रहा है ये नाटक। काफ़ी देर तक पति पत्नी दोनों बारी बारी से लड़की पर बरसते रहे। शिव प्रसाद बंद होते तो पत्नी शुरू हो जाती। कभी दोनों अपनी किस्मत को कोसने लगते। बड़ी लड़की की परेशानी अभी खत्म नहीं हुई, दूसरी एक और आफत खड़ी कर रही है माँ बाप के सिर पर। रात को काफ़ी देर तक शिव प्रसाद सो नहीं पाए, बस करवटें बदलते रहे। दिमाग में ढेरों बातों का जमघट मचा था। एक बात आती थी, एक जाती थी। कितना प्यार करते रहे हैं वो अपने बच्चों से। बिट्टी से तो कुछ अधिक ही लगाव रहा है उनका, पर उनके अधिक लाड प्यार का ही नतीजा है ये। पास ही की चारपाई पर पत्नी भी रह रहकर करवटें बदल रही थी। शायद उसे भी नींद नहीं आ रही थी। शिव प्रसाद पत्नी की ओर करवट बदलकर धीरे से बोले, जाग रही हो क्या? पत्नी ने हुंकारा भरा। कौन है ये लड़का? शिव प्रसाद बेकल से थे जानने को। अरे वही 2 नंबर गली की लक्ष्मी का बेटा, जिसका पति पिछले साल एक्सीडेंट में मरा था। पत्नी का उत्तर सुनते ही शिव प्रसाद लेटे लेटे जैसे एकदम से उछल पड़े। ठाकुर की लड़की का नीच जात के लड़के से प्रेम? हे भगवान, यही कुछ दिखाना था। फिर काफ़ी देर तक न पत्नी बोली न वे। एक सन्नाटा सा तना रहा दोनों के बीच। सन्नाटे की इस दीवार को तोड़ा पत्नी ने बहुत देर बाद। मैं तो कहूँ, जल्दी से कोई लड़का वड़का ढूंढो इसके लिए, छुड़ाओ पढ़ाई लिखाई और करो इसका भी ब्याह। कुछ ना होने का इस BA FA से। लड़की हाथ से निकलती दिखती है।
शिव प्रसाद कुछ नहीं बोले, सिर्फ सुनते रहे। उन्हें लगा पत्नी ठीक कह रही है, लड़की का ब्याह कर देना ही उचित है। ज़्यादा ढील बढ़ती तो इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी, कहीं मुंह दिखाने लायक भी नहीं रहेंगे। आजकल लड़कियां क्या कुछ न करा दें। अगले दिन ही साल में कभी कभार 2-4 रोज की छुट्टी लेने वाले शिव प्रसाद ने अपने दफ्तर में इकट्ठी 15 दिन की छुट्टी ले ली। लड़की के लिए लड़का ढूंढना है तो घर से बाहर निकलना ही होगा। जात बिरादरी में लड़का तलाशना कोई आसान काम है आजकल। बड़ी लड़की के लिए कहाँ कहाँ मारे मारे नहीं भटके थे, कभी उत्तर तो कभी दक्षिण, कभी पूरब तो कभी पश्चिम। जहाँ कहीं से खबर मिलती दौड़कर पहुँच जाते थे वहाँ। किन किन रिश्तेदार संबंधियों के पास नहीं गए थे वो। अब फिर वैसी ही दौड़ धूप करनी ही होगी ना। और पूरे 15 दिन उन्होंने दौड़ धूप की। यहाँ गए वहाँ गए, इधर गए उधर गए, सब तरफ दौड़े भागे, जहाँ जहाँ जा सकते थे गए। लेकिन इतनी दौड़ धूप के बाद भी तो कहीं बात बनती नज़र नहीं आ रही थी। कितने ही लड़के देखे, कभी घर बार ठीक नहीं तो कभी लड़का नहीं जमा। जल्दबाजी में लड़की कुएं में तो नहीं ढकेलनी थी। बड़ी लड़की की बारी कितना ठोक बजाकर नाते रिश्तेदारों से पूछ पाछ कर रिश्ता तय किया था। उस वक्त वे लोग वैसे नहीं लगे थे। 50,000 से बात चलकर 35,000 पर तय हो गई थी। पत्नी के पास जो थोड़े बहुत गहने थे सब तुड़वा कर बेटी के लिए नए बनवा दिए थे। उन्होंने अपने फंड से फाइनल विड्रॉ के रूप में 25,000 रुपया निकाला था। बाकी का 4 रुपया सैकड़ा पर पकड़ा था जो अभी तक उतर नहीं पाया है। शादी के 2-3 माह बाद ही से लड़के वाले अपनी औकात पर आ गए थे। हर फेरे में लड़की से उम्मीद की जाती कि लौटते वक्त वो मायके से कुछ ना कुछ साथ लाएगी। और फिर शुरू हो गया कुछ न लाने की एवज में यातनाओं प्रताड़नाओं का दौर। पिछले 2 सालों में किस किस तरह नहीं नोचा गया उनकी बेटी को। पिछले कुछ महीनों से बेटी के लगातार दर्द भरे पत्र आ रहे हैं उनके पास। आंसू भीगे बेटी के पत्र पढ़कर वो तिलमिला जाते हैं। भीतर ही भीतर जैसे कुछ टूटता चला जाता है बेआवाज़। गुस्से में गालियां बकने लगते हैं वे, साले भेड़िए। पर वो खुद को बहुत असहाय पाते हैं। कर क्या सकते हैं। कई बार जाकर खुद बात की, हाथ पैर जोड़े, पर वे तो चिकने घड़े हैं, असर ही नहीं होता। उल्टा उनकी बेटी को और यातनाएं देनी प्रारंभ कर देते हैं। कमीने, भुक्कड़, ये चाहिए वो चाहिए। रुपयों का पेड़ लगा है हमारे घर में जैसे। जब चाहा चादर भर ली। हो जाती एक आध उनके भी बेटी तो पता चलता पराई लड़की को नोचने का। कभी कभी तो बहुत घबरा उठते हैं वे, कुछ पता नहीं कल क्या हो जाए। अखबार पढ़ते हैं तो दहेज के लालच में बहू को जिंदा जला दिए जाने की खबर उन्हें बुरी तरह कपा जाती है। कहीं उनकी बेटी भी। शादी ब्याह के नाम पर खुलेआम व्यापार हो रहा है। लड़कों के मनचाहे दाम लगा रहे हैं। 50,000, 60,000, 70,000। सुनते ही शिव प्रसाद को पसीने छूटने लगते हैं। कहाँ से करेंगे वो इंतज़ाम इतने रुपयों का। रिटायर होने में 5-6 वर्ष हैं। कुछ सालों में तीसरी लड़की भी विवाह योग्य हो जाएगी। कौन देगा इतना कर्ज। हे ईश्वर, गरीब को इस ज़माने में लड़की ना दे। इस बीच बिट्टी माँ को चकमा देकर 2 बार अपने प्रेमी से मिल चुकी है। इस पर कमरा बंद करके उसकी हड्डियाँ सेकी हैं डंडे से। लेकिन लड़की अब ढीठ होती जा रही है। मार का उस पर जैसे कोई असर ही नहीं हो रहा है। कॉलेज जाना बंद कर दिया गया है उसका। शिव प्रसाद के कहने पर पत्नी सारा दिन लड़की पर नज़र रखती है। वो क्या कर रही है, कहाँ देख रही है, क्या पढ़ रही है। पत्नी ये सब बड़े चौकस होकर देखती है। लड़की को भी माँ को तंग करने में मज़ा आ रहा था। अब वो जानबूझकर कभी इस कमरे में जाती तो कभी उस कमरे में। बाथरूम में घुसती तो घंटा घंटा भर लगाकर बाहर निकलती। कभी घर से बाहर निकलकर खड़ी हो जाती और बेवजह ही मुस्कुराने लगती। माँ भीतर ही भीतर तिलमिलाती रहती। बेटी की हरकतों से परेशान होती रहती और कलपती रहती। शिव प्रसाद दफ्तर जाने से पहले पत्नी को हिदायत देकर जाते और लौटकर दिन भर के किस्से पत्नी के मुंह से सुनकर परेशान और दुखी होते। इन दोनों उनका रक्तचाप भी बढ़ने लगा है। कल रात सोए सोए उनकी आंखें खुलीं तो उन्होंने देखा लड़की अपने बिस्तर पर नहीं है। वो उठे और पत्नी को जगाया। दोनों कमरे देखे, बाथरूम वगैरह देखा, लड़की कहीं नहीं थी। दोनों घबरा गए बुरी तरह। उन्हें अपनी इज्जत तार तार होती नजर आई। थोड़ी ही देर में लड़की पिछवाड़े से घर के अंदर घुसी और चुपचाप अपने बिस्तर पर जाकर लेट गई। पति पत्नी दोनों गुस्से में दांत पीसते रहे। लड़की को कुछ नहीं कहा उन्होंने।
रात के समय शोर शराबा करना उचित नहीं था। इसके बाद दोनों रात भर सो नहीं पाए, पूरी रात जागकर पहरा देते रहे। शिव प्रसाद की परेशानी बढ़ती ही जा रही थी। वो हर समय खोए खोए और परेशान से रहने लगे। दफ्तर में काम में मन न लगता, नतीजतन गलतियां होती और साहब से डांट फटकार सुनते। घर लौटकर बात बात पर पत्नी पर झुंझला पड़ते। कुछ भी खाने पीने को जी नहीं करता। भूख जाने कहाँ गायब होती जा रही थी उनकी। अव्वल तो उन्हें नींद ही नहीं आती, अगर आती भी तो बुरे बुरे सपने आने लगते। सपने में कभी उन्हें दिखाई देता उनकी बड़ी लड़की आग की लपटों से घिरी है और बचाओ बचाओ चिल्ला रही है। वो सामने खड़े हैं और बेटी को बचा नहीं पा रहे हैं। कभी उन्हें दिखाई देता वो जबरन बिट्टी की शादी कहीं और कर रहे हैं। बारात आने को है, सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं कि अचानक हाहाकार मच जाता है। उनकी बेटी पंखे से लटक कर आत्महत्या कर लेती है। इस प्रकार के सपने देखकर वो घबरा कर उठ जाते। उनका पूरा शरीर पसीने पसीने हो जाता। फिर पूरी रात उन्हें नींद ना आती, सांस तेज तेज चलती और वो उठ उठ कर पानी पीते रहते। आज भी उनकी नींद आंखों से कोसों दूर है। उनकी सोच का पहिया तेज गति से घूम रहा है। क्या करें क्या न करें कि उधेड़-बुन चल रही है उनके भीतर। वो देख रहे हैं कि लड़की बेशर्म होती जा रही है दिन ब दिन। मोहल्ले में कानाफूसी शुरू हो गई है उनकी बेटी को लेकर। जात बिरादरी में लड़की की शादी करने की उनकी तमाम कोशिशें रेत की दीवारें साबित हो रही हैं। उनके बूते से बाहर है बिरादरी में शादी करना। अगर कर्जा पकड़कर भी की तो क्या गारंटी कि बेटी सुखी रहेगी। तो क्या जात बिरादरी से बाहर लड़की की शादी कर दें उस नीच गैर जात के लड़के से? लोग क्या कहेंगे? नाक कट जाएगी बिरादरी में, सब थू थू करेंगे। पर जात बिरादरी में करने से भी तो क्या फ़ायदा? बिरादरी में ही तो की थी बड़ी लड़की की शादी। इतना खर्च करके भी क्या मिला सिवाय दुख और परेशानी के? कहाँ चले जाते हैं सभी रिश्ते नातेदार जब लड़की को दहेज के लालच में तरह तरह से परेशान किया जाता है, उसकी हत्या कर दी जाती है या फिर आत्महत्या करने को विवश कर दिया जाता है। तब कहाँ होते हैं बिरादरी के लोग? कौन साथ देता है तब आगे बढ़कर? कौन लड़की के माँ बाप के दुख को अपना दुख समझकर आवाज़ उठाता है? ऐसे जुल्म के खिलाफ कोई नहीं समझाता भूखे भेड़ियों को जाकर। कोई नहीं करता उन्हें जात बिरादरी से बाहर। कोई नहीं करता उन पर थू थू। जाने कितनी ही देर तक उनके जहन में सवालों के बवंडर उठते रहे। उन्होंने उठकर समय देखा। रात्रि के 12:25 हो रहे थे, यानी दूसरा दिन शुरू हो गया था। उन्होंने उठकर पानी पिया और फिर बिस्तर पर आ गए। पत्नी भी जाग रही थी। सहसा शिव प्रसाद ने पूछा, तुमने देखा है लक्ष्मी का लड़का? कैसा दिखता है वो? पत्नी इस प्रश्न पर उनके चेहरे की ओर देखने लगी। वो हतप्रभ थी उनके प्रश्न पर। दिखने में अच्छा है, पत्नी ने धीमी आवाज में कहा। पर क्या? गैर जात। गैर जात का है तो क्या, लड़का अच्छा हो तो? शिव प्रसाद को लगा एकाएक उनका स्वर ऊंचा हो गया है अनायास ही। गली मोहल्ले वाले क्या कहेंगे? नाक न कटेगी? और अगर लड़की लड़के के साथ भाग गई तो क्या बची रहेगी नाक? देख लो, बिरादरी में बड़ी थू थू होगी। होने दो, बिरादरी वाले थू थू करते हैं तो करने दो। अब कौन सा साथ दे रहे हैं? दहेज न जुटा पाऊंगा तो क्या बेटी कुंवारी बैठी रहेगी? जात बिरादरी में बड़ी लड़की की शादी करके नहीं देखा तुमने? शिव प्रसाद बोले जा रहे थे। पत्नी चुप रही, कुछ ना बोली। पति कुछ गलत तो नहीं कह रहा था। उसकी आंखों के आगे बड़ी लड़की का पीला जर्द चेहरा घूम गया। भेड़ियों के हाथ ब्याह दी लड़की। अब कोई नाते रिश्तेदार सामने नहीं आता, कोई नहीं समझाता उन्हें। जात बिरादरी के लोगों को सांप सूंघ गया है जैसे। हे भगवान, मेरी लड़की की रक्षा करना, वो मन ही मन प्रार्थना करने लगी। शिव प्रसाद पत्नी की चुप्पी को मौन स्वीकृति समझकर बोल उठे, तो ठीक, कल चलेंगे दोनों लक्ष्मी के घर, अब सो जा। और उन्होंने उठकर बत्ती बुझाई और बिस्तर पर लेट सोने का उपक्रम करने लगे। अभी आप सुन रहे थे वरिष्ठ कथाकार सुभाष नीरव जी की लिखी हुई एक बेहद सुलझी हुई कहानी थके पैरों का सफ़र। उम्मीद है कहानी आपको पसंद आई होगी। कल फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो।